हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला फोर्ट ट्रॉफी का मैच। तो मैंने शेड्यूल डाला था, दो मैचेस कवर्ड होंगे। मतलब दो आज नहीं, आज एक और नेक्स्ट मैच डे में एक, तो टोटल दो हो जाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो आ रहा है ये नेक्स्ट मैच डे में भी जो सेम टीम्स के मैच होंगे, सेम ग्राउंड पे होंगे, वहाँ पे आपके काम पे आ जाएगा। तो जो चीज़ सबसे पहले बताना ज़रूरी है फोर्ट ट्रॉफी के बारे में, जो कि मैं डे वन से कह के आ रहा हूँ, फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो अभी भी मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मैंने इतना कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, मैं जितनी बार मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कभी नहीं कर सकते न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। और ये मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ, ऐसा ही नहीं कि मैं अचानक से मैं हारने लगा तो बताने लगा। जो हमारे चैनल से पिछले 2 साल से बने हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पे मैचेस उतने मतलब ट्रेंड के हिसाब से जाते नहीं हैं, सही है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगेंस्ट द ट्रेंड चले जाते हैं, और आप हर वक्त जो चीज़ प्रेडिक्ट करते हो वो यहाँ पर होता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और लेस इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। कुछ कुछ मैचों में हो सकता है आप बहुत अच्छा जीत भी जाएं, लेकिन उसके बाद आप लालच में नहीं आ सकते और कंट्रोल नहीं खो सकते खुद का। तो कंट्रोल में रहना होगा, और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल संभल के करना होता है यहाँ पे। सुपर स्मैश जो आएगा कुछ दिन बाद वो कुछ हद तक मैं कहूँगा बेटर होता है दैन फोर्ट ट्रॉफी। लेकिन वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फोर्ट ट्रॉफी में तो कभी भी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो। तो स्टार्ट करते इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है न्यू प्लाईमाउथ के पुकागोड़ा पार्क में। यहाँ पर मैच पहले भी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी मैच पूरा नहीं हो पाया था। आपको याद होगा वो मैचेस हमने कवर करे भी थे, लेकिन दोनों ही मैच, एक मैच 24 ओवर का, एक मैच 20 ओवर का हुआ था। तो वो मैचेस ज़्यादा हम कंसिडरेशन में नहीं रख सकते। तो इस सीज़न में पहली बार यहाँ पे एक पूरा मैच होने की आशा है। अभी अभी अगर पता नहीं मुझे कि ग्राउंड में अभी भी कोई पानी वगैरह है या नहीं। अगर सब कुछ सही रहता है तो आज के मैच में वेदर का कोई इशू नहीं है, तो मैच में कोई खली नहीं आनी चाहिए। हेड टू रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 5 मैचों में काफ़ी सारे मैचेस ऐसे हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में जहाँ पे मैच कैंसल्ड हो चुके हैं या स्टार्ट नहीं हुए हैं, ऐसा हुआ है। तो इसीलिए 5 मैचों में आप देख सकते हैं 2 नो रिजल्ट रहा है। बाकी जो 3 मैचेस हुए हैं वहाँ पर कैंटरबरी 2-1 से आगे चल रही है। पिछले 2 सीज़न में ये कुछ चीज़ें हैं, ये छोड़ देते हैं। अभी तक करंट पोजीशन जो चल रहा है, कैंटरबरी पहले स्थान पर है, और आपने नोटिस करी होगी कि उनकी बॉलिंग जो है स्पेशली काफ़ी अच्छी हो रही है। और इन तीनों में से हालांकि उन्होंने 2 मैच जो है वेलिंगटन को हराया था, जो भी काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अभी तक जीत की तलाश में है, अभी तक वो जीते नहीं हैं। पिछले सीज़न में भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था, वहाँ पर भी उन्होंने छठे स्थान पर ख़त्म किया था। और जो चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे सामने आ रही है वो है लिमिटेड प्लेयर्स। मतलब लिमिटेड परफॉर्मर्स, प्लेयर्स नहीं, लिमिटेड परफॉर्मर्स। और बॉलिंग में परफॉर्मर्स यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। बैटिंग में जॉर्ज वार्कर इज़ दी मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पे उनके सामने आ रहे हैं। इसके सिवाय हो सकता है 1-2 मैच में कोई चले या नहीं चले, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में वो थोड़े से पीछे नज़र आ रहे हैं। टॉम ब्रूस थोड़े से डिपेंडेबल रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। जबकि कैंटरबरी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन कम से कम उनके पास बॉलिंग जो है वो कंसिस्टेंट रही है। पिछले सीज़नों में एलीज वगैरह खेलते थे, लेकिन इस सीज़न में उनके जाने के बाद जो अभी बॉलर हैं ये भी काफ़ी कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। और अब अगर आप यहाँ पे परफॉर्मर्स देखेंगे तो अब तो भी आपको दिख जाएगा, नोएमा बार्नेट और जॉर्ज वार्कर यही थोड़े से कंसिस्टेंसी दिखा पाए थे, और कुछ हद तक टॉम ब्रूस। बाकी एक दो करके सबका परफॉर्मेंस था। कैंटरबरी की तरफ से बैटिंग में जो नाम होते हैं हमेशा वही हैं, चैट बॉयज़, जैक बॉयल। लेकिन अगर आप बॉलिंग में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बॉलिंग में सेंट्रल की तरफ से एक परफॉर्मर रहे हैं, कैंटरबरी की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मर रहे थे। और इस सीज़न में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप परफॉर्मर्स को देखेंगे अभी तक, तो कैंटरबरी की तरफ से आप देखेंगे कि आपको केन मैकलोर, जिन्होंने 2 मैच में अर्शतक लगाया है, जो 3 मैचेस को जीते हैं, 4 मैचेस खोले हैं तो मुझे 2 मैच में अर्शतक लगाया है। उसके बाद चैट बॉयस ने 1 शतक, लियो कार्टर का 1 अर्शतक, सेंट्रल की तरफ से वही सेम नाम जॉर्ज वार्कर, और साथ में और बॉलिंग में फिर से वही चीज़ आपको दिख जाएगा। 3 परफॉर्मर्स हैं कैंटरबरी की तरफ से बताने लायक, और इनके एवरेज आप देख सकते हैं। जबकि सेंट्रल की तरफ से एक मैच में 4 विकेट निकाला था जो फील्ड में, जिसका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं था वैसे, और एवरेज आप देख सकते हैं लगभग 33 के आसपास। तो कहाँ पर डिफरेंस हो रहा है आप समझ सकते हैं, आई होप। रिसेंट मैचेस देखें तो ज़्यादा मैचेस क्योंकि हुए नहीं हैं, तो जो 3-4 मैचेस अवेलेबल हैं उनमें से ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाने की कोशिश करी ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब देखते रहो। सेंट्रल डिशीज ने बनाया 296, कैंटरबरी ने चेस कर लिया, वो भी 4 गेंद रहे थे। जॉर्ज वार्कर अकेले परफॉर्मर, साथ में क्लार्कसन, ये कुछ विकेट टेकर्स थे। कैंटरबरी की तरफ से बॉयल, एसल, फ्लेचर, सभी ने यहाँ पर परफॉर्म करे। लेकिन जो चीज़ बताने लायक है कि 297 का टारगेट भी यहाँ पर क्रॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला मैच देखिए, फिर से 286 बना।
कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी रही थी, फिर से बॉयस साथ में एसल साथ में एलिस। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर भी सही रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बैटिंग हुआ था कैंटरबरी से, तो वो मैच जीत गए। वार्कर के साथ यहाँ पर स्मिथ यंग के परफॉर्मेंस थे। अगला मैच ये है न्यू प्लाईमाउथ में हुआ था, जो सेकेंड लास्ट मैच है जो न्यू प्लाईमाउथ में यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था, ठीक है, जिसको लीड किया था विल विलियम्स ने। हे और लेपार्ड के कुछ हद तक रन थे। कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर भी विदाउट एनी प्रॉब्लम चल गई थी, जहाँ पर बॉयस और टॉम लेथम खेलते थे, उनके परफॉर्मेंसेस थे। और आखिरी जो मैच हुआ था वो इसी ग्राउंड पे हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में। यहाँ पर भी आप नोटिस करिए थोड़ा सा बैटिंग कोलैप्स हुआ था। 237 जहाँ पर विगिंस के शतक थे, साथ में स्मुलियान। टॉड एसल का यहाँ पर टॉड एसल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बॉलिंग से आप देख सकते हैं उनका नाम, साथ में यहाँ पर बैटिंग से आपको दिख जाएगा उनका परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस था, बॉलिंग से भी 2 विकेट, ठीक है। और यहाँ पे आखिरी जो मैच हुआ था बड़े ही आराम से देखिए आप, 1 विकेट के नुकसान पर रन को चेज़ कर लिया, वो भी 37 ओवर में रन बनाया बॉयल और बॉयस ने। बोल यहाँ से एसल के सिवाय भी आपको 1-2 नाम और दिख जाएंगे। चैड बॉयस का नाम आपको दिख जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी इनके स्टार्ट हैं, यहाँ पर भी इनके स्टार्ट हैं। और आखिरी जो मैच यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बॉयल का रहा था, तो बॉयज़ के 4 में से 3 बार तो स्टार्ट हैं, ठीक है। बड़ा इनिंग्स एक ही खेला है, लेकिन स्टार्ट उनके हमेशा ही हैं। इसके सिवाय भी जॉर्ज वार्कर के आपको 1-2 बार नाम दिखे हैं। जहाँ जहाँ पे जॉर्ज वार्कर ने रन बनाया है वहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं क्या बना, ठीक है। और जैसे ही जॉर्ज वार्कर के रन आना बंद हो गए, यहाँ पर जॉर्ज वार्कर रन नहीं आया था, एक शतक आया था, लेकिन उसके बावजूद भी 237, तो जॉर्ज वार्कर का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। और इस ग्राउंड में जो 2 मैचेस हुए हैं, यहाँ पे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें से विल विलियम्स का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर उनके खाते में 2 विकेट थे, और यहाँ पर भी उन्होंने 4 विकेट निकाले हुए थे, सही है। और साथ में बैटिंग में चैट बॉयज़, तो ये तो हैं ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ बताने लायक है कि देखिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग क्या होगी नहीं होगी वो तो अलग बात है, लेकिन कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पे हमेशा अच्छी रही है, ठीक है। बैटिंग कोलैप्स फिर भी हुआ है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, लेकिन कैंटरबरी की बैटिंग स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रही है, ठीक है। और हमेशा ही मतलब उन्होंने जब भी पहले बैटिंग करी है 280 290 के आसपास रन बनाया, जब चेज़ करना हुआ वहाँ पर भी आराम से चेज़ कर लिया। तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाई ना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग के बारे में, वो चीज़ यहाँ पर भी वर्क करता हुआ आ रहा है। तो यही है मेन जो चीज़ जो बताने लायक था, ठीक है। 4 मैचेस हुए हैं जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मर्स से, आई होप आपने नोटिस कर ली होगी। इसके सिवाय भी एक आध मैच में कोई एक आध बल्लेबाज चले होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही रहे। हेड टू हेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफकोर्स जॉर्ज वार्कर का नाम तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा, साथ में बेन स्मिथ के 1 शतक और 1 अर्धशतक हैं। कैंटरबरी की तरफ से टॉड एसल हैं, इसके सिवाय चैट बॉयस का नाम भी आ गया होगा, कंसिस्टेंटली स्कोरर रहे हैं वो जब भी खेला है। बॉलिंग में विल विलियम्स जो नाम मैंने आपको बताया, और ऑफकोर्स सेंट्रल की तरफ से बॉलिंग में कोई है नहीं। तो ये है सारी चीज़ें हेड टू हेड परफॉर्मर्स, हेड टू हेड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अभी ग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो ये था आखिरी जो हेड टू हेड मैच आपने देखा, सेकंड लास्ट जो हेड टू हेड मैच था पिछले सेकंड लास्ट सीज़न में। यहाँ पर थोड़े से लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स होते थे, ठीक है, लेकिन पिछले सीज़न से यहाँ पर रन्स काफ़ी बनने लगे। तो एक तो मैच आपने ऊपर जो देखा था कैंटरबरी बनाम, वो मैच वाला जो देखा था काफ़ी आराम से चेस हुआ था। और उससे पहले भी एक मैच हुआ था यहाँ पर ऑकलैंड जीती थी। फिर से नोटिस करो, देखिए 282 रन बनाया, रन्स तो बने, ठीक है, अच्छे खासे बल्लेबाज ने रन बनाया, लेकिन चेज़ करवा दिया उनके बॉलर ने। भले ही 1-2 विकेट किसी ने निकाला होगा, लेकिन चेज़ हो रहा है, रन बन रहे हैं कंसिस्टेंटली। इस सीज़न में जो 2 मैच हुए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी तो आप यहाँ से उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि एक मैच 20 ओवर का और दूसरा मैच 24 ओवर का हुआ था। लेकिन नोटिस करो 24 ओवर का मैच था, ओटागो ने यहाँ पर भी बना दिए 212 रन, फील्ड ने निकाले थे 4 विकेट, लेकिन 5 ओवर में 42 रन दे गए, ठीक है। तो कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। इसके बाद डडिंग के विकेट से सेंट्रल की बैटिंग अच्छी रही थी, जहाँ पर फिर से वार्कर और साथ में क्लार्कसन 202 रन उन्होंने भी बनाए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रन था 212 रन की, वो कंसिस्टेंटली चेज़ नहीं हुआ। और ये जो 20 ओवर का मैच था 20-20 हो चुका था, ये यहाँ पर भी देखिए 183 वार्कर बिकिंस साथ में ब्रूस, ठीक है। ओटागो ने यहाँ पर भी चेज़ कर लिया, और वो भी देखिए कितने ओवर रहते, लगभग 2 ओवर रहते चेज़ हो गया, ठीक है। क्लार्कसन के विकेट्स थे, जो कि कुछ फ़ायदा तो है नहीं, विकेट्स निकालो चाहे नहीं निकालो। एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो है बेली विगिंस। यहाँ पर 44, यहाँ पर ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे वो, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे 103 और 92, मतलब जो 4 मैचेस खेले हैं ना उन्होंने, उनमें से 2 50+ स्कोर, 1 100, और 3 में से उन्होंने 40+ स्कोर बनाया हुआ है,
तो इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा रहा है। ये जो मैच आप देख रहे हैं यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ पे 24 ओवर का मैच था, लेकिन 50 ओवर का जो मैचेस हुए हैं, अगर हम आखिरी सीजन के मैचेस कंसिडर करें तो उनके रन्स हैं जब भी उन्होंने इस ग्राउंड पे खेला हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। जो चीज़ कॉमन है, सेंट्रल डिशेस की बॉलिंग यहाँ पर हमेशा ख़राब रही है। बैटिंग कभी भी, मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं कहूँगा, अच्छा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, कभी कभार बुरा भी हुआ है। तो ये आपके लिए बड़ी लीग की टिप्स है। छोटी लीग खेल रहे हो, स्पेशली अगर सेंट्रल डिशेस पहले गेंदबाजी नहीं करवा रही है ना, तो हो सकता है कि आप उनके एक स्ट्राइक बॉलर को रखें या फिर उनको भी नहीं रखें। बैटिंग उनकी भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी लीग में इनकी बैटिंग को लेकर भी आप छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है, और कौन कौन से बॉलर हो सकते हैं उस सूची में, जब आप कैंटरबरी के किसी बॉलर के ऊपर ट्राई करोगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे भी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो यही है सारी चीज़ें। ठीक है, ग्राउंड में और हेड टू हेड में जो जो चीज़ बताने लायक थी, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ बताने लायक है अभी भी। अभी क्या है, सेंट्रल डिशेस ने कोई स्क्वाड वगैरह अनाउंस नहीं करा है। अच्छा माफ़ करना, स्क्वाड मिला था सेंट्रल डिशेस का, मैं यहाँ पर नोट करना भूल गया। तो जो भी हो, जो इंक्लूजन इनकी टीम में हुआ है वो है डेन क्लीवर वापस आ चुके हैं इनके जॉस फिनी के जगह पर। तो ये डायरेक्टली ही आपको टीम में आते हुए दिख जाएंगे। और लियम डडिंग जो खेल रहे थे वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पर एक चेंज हो सकता है। तो जो मुझे लग रहा है कि जॉर्ज वाकर और विगिंस फिर से ओपनिंग करेंगे। विगिंस कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे वो तो लाइनअप आने के बाद पता चल ही जाएगा। टॉम ब्रूस, बेन स्मिथ, डेन क्लीवर, लेपार्ड, क्लार्कसन, रांस, लेनॉक्स और रे टूल और जो फील्ड में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली जो फील्ड ही खेलेंगे क्योंकि उन्होंने एक मैच में 4 विकेट लिया हुआ है। अभी क्या है कि रे टूल और जो फील्ड में से जो भी खेलेंगे वो तो एक हो गए। रांस दूसरे, क्लार्कसन तीसरे और लेपार्ड यहाँ पे चौथे पेसर हो सकते हैं अगर रे टूल और जो फील्ड में से कोई एक खेलते हैं। ये भी चांस है कि जेडन लेनॉस को भी ड्रॉप कर दे टीम, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं थोड़ी बहुत। हालांकि टीम के पास यहाँ पर वार्कर हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा सकते हैं, बेन स्मिथ भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यही होनी चाहिए प्लेइंग 11। अगर ऐसा होता है ना, तो लेपार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। क्लार्कसन तो है ही, क्लार्कसन का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है ही, और ये हमने मैच डे 1 से बताया हुआ है कि क्लार्कसन और लेपार्ड किसने अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हमें मिला है थोड़ा बहुत। क्लार्कसन को लोग अभी ले रहे हैं, लेकिन हम डे 1 से ले रहे थे। तो जो भी हो, लेपार्ड भी बैटिंग से काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं, लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक बैटिंग से कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं। एक तो 2 मैच तो आपने देखा क्या हुआ था, और जब उनके पास मौके आते हैं तो कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन अगर समझ लीजिए जो ट्रेंड हमने देखा कि सेंट्रल डिशेस बैटिंग अच्छी होती है, अगर वैसा ही कुछ रहा तो हो सकता है कि फिर से लेपार्ड के पास प्रॉपर्टी मौके नहीं आए। लेकिन जो जो बैटिंग कोलैप्स वाला सीन आ रहा है ना, अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हैं ना और वैसा कुछ सीन आप बना रहे हो, तो लेपार्ड को बिल्कुल ट्राई करना, कंसीडर करना। आज के मैच में लेपार्ड आपको एज एन ऑलराउंडर काम करते हुए दिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 ओवर की पेस बॉलिंग तो आप उनसे उम्मीद रख ही सकते हो। सही है। बाकी बात करा जाए तो जॉर्ज वाकर तो ऑटोमेटिक चॉइस है स्मॉल लीग में। इवन मुझे नहीं लगता बड़ी लीग में भी कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड्स भी साथ में है, फॉर्म भी साथ में है, रन भी बना रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको। बेली विगिंस कीपिंग सेक्शन में मेजोरिटी ऑफ द लोग तो लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग क्लेवर को देखने के बाद हो सकता है हट भी जाएं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और अगर कीपिंग करते हैं स्पेशली तो कीपिंग के पॉइंट भी आपको दे सकते हैं। उसके बाद टॉम ब्रूस, बेन स्मिथ जो काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। टॉम ब्रूस थोड़ा सा उनका स्ट्रगल चल रहा है फॉर्म को लेकर, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से इनका नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेन क्लीवर काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं, और रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज़ ए के अगेंस्ट वो मैच खेल के आ रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, कीपिंग भी अच्छी खासी करी है। तो इन दोनों में से जो भी कीपिंग करेंगे ना, वेली विगिंस और क्लेवर, उनका प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। विगिंस थोड़े से हिट और मिस टाइप फॉर्म पर हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा फिलहाल के लिए ड्रॉप करने का। क्लार्कसन तो ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी अच्छे बॉलर्स इनके पास है नहीं। तो क्लार्कसन आपके लिए 10 ओवर की बॉलिंग, कम से कम 8 ओवर की बॉलिंग तो करवा ही देंगे, और बैटिंग भी करवा देंगे। लेपार्ड से भी आप आज के मैच में 6 से 7 ओवर मिनिमम उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद सेत्रांस, जेडन लेनॉक्स, और इन दोनों में से अगर आप चाहें तो किसी को ले सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, स्पेशली अगर दूसरी बॉलिंग आए। पहली बॉलिंग में ज़रूर ले लेना, क्योंकि तब डेथ ओवर में बॉलिंग आ सकती है, चाहे कितनी भी खराब बॉलिंग क्यों ना करे, डेथ ओवर में अगर फुकट का विकेट मिल जाए तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कैंटरबरी की तरफ से चैट बॉयज़ कंसिस्टेंटली यहाँ पर स्टार्ट उनका है, हमेशा ही आपने देखा। बड़ा इनिंग शायद एक ही है, लेकिन स्टार्ट उन्होंने हमेशा ही रखा हुआ है। जैक बॉयल अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि पहले 2 मैचेस के बाद आखिरी जो 2 मैचेस उन्होंने खेले थे, जहाँ से उनके उन पर हमें ज़्यादा उम्मीदें थी, उसके बाद
उस मैच में वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। केन मैकलॉड कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, लेकिन इनका एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस उनका क्राइस्ट चर्च में रहता है उतना अच्छा कहीं और नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और रन नहीं बना सकते, लेकिन क्राइस्ट चर्च में ये अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट क्यों ना हो। तो फॉर्म पे तो है ही, ऑफ कोर्स आपको इनको टीम में रखना ही है, लेकिन ये एक चीज़ है कि बड़ी इनिंग्स खेलने के मामले में हो सकता है थोड़ा पीछे हो जाए। उसके बाद लियो कार्टर, अच्छा इनके कैप्टन जो हैं मैककॉन्शी आज के मैच में वापस आएंगे, ये भी न्यूजीलैंड डे के होकर खेल रहे थे। खास कुछ बताने के लिए नहीं है इस ग्राउंड पे, कम से कम जहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ होगा नहीं, और सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है वहाँ पर हो सकता है इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी ना आए। टॉड रसेल के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, आपने देख लिया, बैटिंग से हो बॉलिंग से हो, लेकिन बैटिंग से मैं इतना कह सकता हूँ अगर प्रॉपर्ली बैटिंग मिले तो, क्योंकि सेंटनरीज की जैसी बॉलिंग चल रही है मुझे तो लगता है कि टॉप 3-4 बैट्समैन के ही लगभग हो सकता है 40 ओवर के आसपास मिल जाए खेलने को। उसके बाद मिच है, ये है टीम में, लेकिन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मॉल लीग में तो कभी भी नहीं, इवन मुझे नहीं लगता ग्रैंड लीग में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सीन डेवी, मैट हेनरी, विल विलियम्स, अभी एड नट्टल नहीं खेलेंगे तो उनके जगह पर जैक लेथम या फ्रेजर शीट में से कोई एक आएंगे। फ्रेजर शीट ने फर्स्ट क्लास में, मतलब जो लिस्टे मैच माफ करना, जो प्लंकेट शीट के मैचेस होते थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और जैक लेथम जो है, जैक्सन लेथम जाम है इनका, ये इन्होंने रिसेंटली कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अच्छी गेंदबाजी करी हुई है, T20 टूर्नामेंट खेल के आए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी हुई है। तो इन दोनों में से किसी कोई एक को मौका मिलेगा, अगर लोग किसी को लेंगे तो वो फ्रेजर सीट को लेंगे, क्योंकि प्लंकेट शील्ड से काफ़ी लोग इनको जानते हैं। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करी जाए तो अभी के लिए वार्कर, विगिंस, मैकलॉड, बॉयल को मैं अभी भी कहूँगा कि आप रख के चल सकते हैं, अगर आपको मतलब थोड़ा रिस्क लेना है, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो आप मिस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉयस और कार्टर में से कोई एक, देखिए बॉयस एक ऐसे प्लेयर है ना, इनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कभी भी नहीं कर सकते। जिस दिन चल गए उस दिन 100 के नीचे नहीं रुकेंगे, मतलब कम से कम 60-70-100 ऐसे रन बना देंगे, और जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन 20 के भीतर ख़त्म। तो कोई भी रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, इनके ऊपर आप ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते। बड़ी लीग के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, अगर आप बॉयज़ को मिस कर रहे हो तो कार्टर मस्ट हैव है। कार्टर कार्टर अच्छे फॉर्म पर हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इनको प्रॉपर्ली मौके मिले हैं उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्ली मौके मिले हैं, ये भी एक पॉइंट है, अगर प्रॉपर्ली मौका नहीं मिलेगा, सामने ऊपर वाले 2-3 बैट्समैन अगर ज़्यादा से ज़्यादा ओवर खेल लें, तो अगर प्रॉपर्ली मौका नहीं मिलेगा तब शायद इनके लिए चांसेस कम बन जाए। विल विलियम्स मस्ट हैव है, आप इनको मिस नहीं कर सकते। उसके बाद डेवी ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि सामने से नट्टल आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, डेवी बॉलिंग अच्छी खासी करवा रहे हैं और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। बैटिंग शायद नहीं मिले प्रॉपर्ली, लेकिन बॉलिंग से तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। उसके बाद क्लार्कसन और ब्रूस और स्मिथ में से कोई एक। लेपार्ड स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आपके काम पे आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर समझ लीजिए बॉलिंग से वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं, और बैटिंग जैसा कि हमने देखा सेल्टिक्स की बैटिंग कभी कभार अच्छी हुई है, तो अगर वो हो जाता है तो इनके पास बैटिंग भी अगर प्रॉपर्ली नहीं आए तो शायद फालतू जा सकते हैं आपके लिए स्क्लेपार्ड। तो इसीलिए मैं कहूँगा स्मॉल लीग में ना ही लो बेटर, बड़ी लीग में लेकिन बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हो आप। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो वार्कर ऑटोमेटिक चॉइस हैं, यूनिवर्सल चॉइस हैं, या फिर जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हो वो हैं। उसके बाद ब्रूस, क्लार्कसन को काफ़ी लोग लेंगे, अभी भी मैं कहूँगा बहुत लोग इनको मिस करने वाले हैं, लेकिन आप इनको मिस मत करना। 5-6 तक बैटिंग आ जाएगी, बॉलिंग भी इनको अभी पूरी करवानी है, तो इसीलिए इनका रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बेली विगिंस, और बहुत ज़्यादा रिस्क है तो लेपार्ड और टेन क्लीवर में से आप ट्राई कर सकते हो। टेन क्लीवर अच्छे खासे फॉर्म पर हैं और स्पेशली अगर कीपिंग करवाते हैं तो इनका प्रायोरिटी बढ़ जाएगा। कैंटरबरी की तरफ से एसल और बोवेस अभी सेफ स्ट्रिप में है। उसके बाद मैकलॉड को अभी अभी काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन इन बहुत पहले से ही हमको इनके बारे में पता था, आई होप आपने उनसे तब से ही लिया होगा। उस वक्त कैम फ्रेशो काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन ये खेलेंगे नहीं, और यहाँ से बॉयल और कार्टर और विलियम्स और यहाँ पर डेवी को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नट्टल तो खेलेंगे नहीं। तो ये नई सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है। यहाँ पर डेन क्लीवर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाएंगे अगर ये कीपिंग करते हैं, तो फॉर्म पे तो है ही बैटिंग से, 5 तक शायद बैटिंग आ भी जाएगी इनकी, और कीपिंग से पॉइंट जो देंगे वो तो बोनस है। यहाँ पर एक बॉलर का स्लॉट मेरे लिए खाली है, अगर सेंट्रल डिशेस पहले बॉलिंग करवाती है तो सेत्रांस है यहाँ पे। इसके सिवा है जो फील्ड, जिनको काफ़ी लोग ले रहे हैं, और रे टूल अगर खेलते हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, अगर आप चाहें तो उनमें से ले सकते हैं। अगर कैंटरबरी पहले बॉलिंग करवा रही है तो आप एक्स्ट्रा एक और बॉलर ऐड कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की बैटिंग के साथ आज क्या होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिक्सचर में भी और इस ग्राउंड पे भी कभी ना कभी यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स का सीन भी बना है उनकी तरफ से, ठीक है।
तो इसीलिए एक्स्ट्रा बॉलिंग कुशन के लिए आप रख सकते हैं, नहीं तो एक बॉलर आप सेंट्रल इस तरह से रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और क्लार्कसन और वार्कर के पास तो मेरे पास ऐसे ही बॉलर के ऑप्शन हैं ही, 2 ऑप्शन। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि मैंने टॉप 3 बैट्समैनों को रखा है कैंटरबरी की तरफ से। देखिए, चैट बॉयज़ बड़े प्लेयर हैं और उनको सभी लेने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी अनडाउटेडली लोग बनाएंगे, लेकिन इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा कि स्मॉल लीग में आप छोड़ दो, रिकॉर्ड सारे इनके पास हैं, अभी अभी शतक बना के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है, मैं बुरा तो नहीं कहूँगा लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड काफ़ी है, ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से मैंने बॉयल को यहाँ पे रखा है। बॉयल फॉर्म पर है, ठीक है। पहले सेकेंड मैच में या पहले मैच में रन भी बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद से स्टार्ट करके वो आउट हो जा रहे हैं। तो क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है वो कुछ खास अच्छी रही नहीं है। अगर आप रिकैप करेंगे सिंडलीज के मैचेस का, तो आपको नोटिस आएगा कि हमेशा इनके अगेंस्ट में टॉप के जो बैट्समैन रहे हैं, स्पेशली ओपनर्स जो रहे हैं, उन्होंने रन बनाया है, ठीक है। चाहे वो पहला मैच, जो पहले जो 2 मैचेस उन्होंने खेले थे ऑकलैंड करना ओटागो के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी उनको रन पड़े थे, और भी जो मैचेस उन्होंने खेले हैं रन उनको हमेशा ही पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टॉप 3 या 4 जो बैट्समैन हैं उनमें से 3 को ज़रूर रखिएगा। स्मॉल लीग के लिए मैंने यहाँ पर एसएल को रखा है, ये थोड़ा सा बैटिंग क्वेश्चन भी दे देंगे मेरे को। लेकिन अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हैं और आप टॉप 3 बैट्समैनों को ले रहे हैं, टॉप 3 मतलब टॉप 4 में से 3 बैट्समैनों को ले रहे हैं, तो आप टॉड एसएल को मिस भी कर सकते हैं। टॉर्टोइस के रिकॉर्ड्स यहाँ पे सब कुछ सही हैं, बहुत लोग इनको कैप्टन बनाने वाले हैं, इसलिए स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का सजेशन नहीं दे रहा। लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचेंगे कि समझ लीजिए टॉप 4 या उनके पहले जो भी बैट्समैन आएंगे वो अगर सही से खेल लेते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं क्योंकि सेंट्रल की बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि 35 से 40 ओवर वहाँ से चला जाए, ठीक है। तो उसके बाद टॉड एसल के बाद ज़्यादा मौके होंगे नहीं बहुत बड़ा कुछ करने का, उनको हिट करना पड़ेगा और उस चक्कर में रन भी बन सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी लीग में आप अप्लाई कर सकते हो, छोटी लीग में ये गलती मत करना। अगर आपको यहाँ पर बॉयल नहीं चाहिए और कैंटरबरी की तरफ से कोई ऑप्शन देखना चाहते हो आप, तो लियो कार्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, अच्छे फॉर्म पर ये भी है। और अगर आपको ये भी नहीं चाहिए और अगर आपको सेंट्रल डिश की तरफ से कोई ऑप्शन चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। टॉम ब्रूस, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। लेपार्ड, जो हो सकता है आज के मैच में एज एन ऑलराउंडर आपको खेलने को दिख जाए। और बेन स्मिथ फॉर्म पे हैं, रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड में थोड़े बहुत इनके भी हैं, ठीक है। हेड टू हेड में आप करना, ग्राउंड में नहीं, हेड टू हेड में थोड़े बहुत इनके हैं। तो ये चीज़ है। और सेकंड लास्ट मैच में 50+ बना के आ रहे हैं, तो बैटिंग से एक जेन्युइन बैटिंग ऑप्शन आपके लिए बेन स्मिथ बन सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए देखिए, मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में वॉर्कर के अगेंस्ट जाने लायक कोई चीज़ अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है कि आज के मैच में 0 रन बना के आउट हो जाए, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, कैंटरबरी के टॉप 3 में से कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जहाँ पर मैकलॉड, बॉयस या फिर बॉयल, इनमें से ऑप्शन आ सकता है। इसके सिवाय भी टॉड असेल भी कैप्टनसी के चॉइस में आते हैं, लेकिन वो बैटिंग से जितना अच्छा कर सकते हैं, बॉलिंग से मुझे उनसे उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। और बैटिंग को प्रॉपर्ली मिलनी भी चाहिए, यही भी एक चीज़ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉर्ज वार्कर ही सेफेस्ट चॉइस है स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में आप ऑफकोर्स ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टनसी के लिए। आपके पास जो जो ऑप्शंस होंगे, बेली विगिंस, ग्राउंड में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, इस सीज़न में भी एक मैच में रन बनाया हुआ है, थोड़े से हिट और मिस टाइप चल रहे हैं, लेकिन मुझे इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। डेन क्लीफर अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिलनी चाहिए। और कैंटरबरी के टॉप जो 3-4 बैट्समैन होंगे, बॉयल को इंक्लूड करके, बॉयस, मैकलॉड, इनमें से भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे तो शायद लोग बॉयज़ के साथ या मैकलॉड के साथ जाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं है। बड़ी लीग के लिए मुझे लगता है ये मैच काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर आप चाहें तो ट्राई करना, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 प्लेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको सेम रख के बाकी प्लेयर्स को अल्टरनेट करके आप अपनी टीमें जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल्स जो टिप्स वगैरह हैं, लाइन अप अनाउंस होने के बाद जो चीज़ें आएंगी, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो वो आपको वहीं पे मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिवाय भी अगर आप चाहें तो अपने टेलीग्राम पे जो लिंक है उसका भी यूज़ करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।